हम दो टाइप की चीजें खरीद सकते हैं पैसे कमाने के लिए। पहले है नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी ऐसी चीजें जो खुद पैसा नहीं बना सकती, लेकिन हम उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कल को हमें कोई और एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो यही चीज हमसे महंगे में ले लेगा। जैसे कि कोई पेंटिंग या कोई आर्टवर्क हम इसीलिए ले लेते हैं कि कल को इस पेंटिंग को कोई हमसे ज्यादा प्राइस पर खरीदेगा। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इवन गोल्ड भी इसी नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि गोल्ड की भी कोई अर्निंग पावर नहीं है। दूसरे टाइप की मेंटालिटी आती है कि हम प्रोडक्टिव एसेट्स बाय करें, यानी ऐसी चीजें खरीदें जिनकी खुद की अर्निंग पावर हो, जैसे कि फार्मलैंड, जहां पर आप फार्मिंग करके भी कई सालों तक पैसे कमा सकते हो और इवन सालों के बाद भी वो फार्म आपके पास ही रहेगा। जैसे कि वॉरेन बफेट ने 40 एकड़ का एक फार्म लैंड लिया था और उसके लिए उन्होंने एक आदमी भी हायर कर लिया था। उससे वॉरेन को सालों तक अर्निंग मिलती रही और एंड में उसी फार्मलैंड को उन्होंने प्रॉफिट में किसी और को सेल भी कर दिया। और रियल इन्वेस्टर्स प्रोडक्टिव एसेट्स पर ही फोकस करते हैं। इस कैटेगरी में रियल एस्टेट भी आते हैं, जिसमें हम हर महीने रेंटल इनकम पा सकते हैं और बाद में उस प्रॉपर्टी को ज्यादा प्राइस पर भी बेच सकते हैं। ऑब्वियसली आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही इतना टाइम है कि हम हर लोकेशन में जा जाके प्रॉपर्टी का दाम देखें। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम ऐसी कंपनी के शेयर्स लें जो कि डिविडेंड देती है। इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हमें प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम की तरह हर साल पैसे मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर के प्राइस भी इंक्रीज होंगे, जिन्हें हम ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसी डिविडेंड कंपनीज हम कैसे ढूंढें, हमें तो कोई आइडिया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम डेविड सोलियोमी की बुक फैल्कन मेथड का 5 स्टेप प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे हम हाई परफॉर्मिंग डिविडेंड कंपनीज ढूंढें जिनमें कोई रिस्क ना हो, और वो भी बच्चों की भाषा में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें से मैक्सिमम लोगों का ये सवाल होता है कि ये सारी बुक्स के प्रिंसिपल जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, पीटर लिंच की फिलॉसफी, बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी, ये सारे इन्वेस्टर्स तो यूएस के हैं, लेकिन हम यूएस के स्टॉक्स तो ले ही नहीं सकते। तो वैसे तो ये प्रिंसिपल हर जगह यूज होते हैं अगर हम इन्हें अच्छे से समझते हैं तो। वैसे इंडिया से यूएस स्टॉक बाय करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। I mean, कुछ टाइम तक ये प्रोसेस काफी मुश्किल था, बट देन इन मनी ऐप के सुपर सेवर अकाउंट फीचर ने इंडिया से यूएस स्टॉक परचेज और सेल करने के प्रोसेस को बहुत कन्वीनियंट और स्मूथ बना दिया। मैं कुछ टाइम पहले इन मनी ऐप सिर्फ अपनी वेल्थ ट्रैक करने के लिए यूज करता था, बट जब इन मनी एप्लीकेशन के साथ हमने ये कोलैबोरेशन किया, देन आई रियलाइज्ड कि हाउ इजी इट इज to buy US stocks with their application. अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस यहाँ पर 100% फ्री और पेपरलेस है और इन मनी से हम जीरो ब्रोकरेज एंड जीरो कमीशन के साथ यूएस स्टॉक परचेज कर सकते हैं और हमें यहाँ बेस्ट एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। बेसिकली मोर डॉलर्स फॉर योर रुपीज। इन मनी एप्लीकेशन से हम टेस्ला, गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज के फ्रैक्शनल स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं फॉर एज लो एज $0.01 यानी 100 रुपीज। सो हम डिस्क्रिप्शन के लिंक से इन मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। बाय द वे, इन मनी एप्लीकेशन से भी रेगुलेटेड है और गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी इन्हें सर्टिफाई किया है। इन्होंने यूएस स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ड्राई वेल्स के साथ पार्टनर किया है, जो कि फिनरा से रेगुलेटेड है, यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम डिविडेंड कंपनीज कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑथर कहते हैं कि मैंने बहुत सी कंपनीज में काम किया है और आउटसाइडर्स ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। इसलिए हम एक कंपनी को ब्लैक बॉक्स यानी काले डिब्बे की तरह सोच सकते हैं और बस इस पर हमें फोकस करना चाहिए कि वो पैसे का क्या कर रही है। इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ओके, तो ऑथर के अकॉर्डिंग हम कंपनी को एक ब्लैक बॉक्स मानेंगे, यानी हम सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि उसकी इनपुट पाइप्स कौन सी हैं, यानी वो पैसा कहां कहां से लेके आ रही है, और उसकी आउटपुट पाइप्स कैसी हैं, यानी वो पैसा कहां कहां पर खर्च कर रही है। तो 3 तरीके से कंपनी के पास पैसा आ सकता है। वन है रेवेन्यू, यानी एक्चुअल में कोई अपना प्रोडक्ट सेल करके, जैसे कि टाटा कंपनी अपनी गाड़ियों को बेच के जितना पैसा लाएगी वो है उसका रेवेन्यू। सेकंड है बोरोड मनी, उधार लेके, या तो वो बैंक से उधार लेगी या फिर वो अपने बॉन्ड्स इश्यू करके लोगों से पैसे लेगी। थर्ड है इक्विटी सेल, अपने शेयर को बेच के भी कंपनी के पास पैसा आ सकता है। तो ऑब्वियसली जो हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो है रेवेन्यू पाइप पे। नेक्स्ट है कि वो कहां कहां पे पैसे खर्च कर सकती है। तो ऑब्वियसली पहला है एक्सपेंसेस, जैसे कि इंप्लॉइज की सैलरी, एसी का खर्चा, ऑफिस का खर्चा एंड सो ऑन। सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो जो उन्हें मशीनरी चाहिए उस कार्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। थर्ड है एक्विजिशन, अगर बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती है अपनी एक्सपेंशन के लिए, जैसे कि आजकल बायजूस खरीद रही हैं काफी सारी कंपनीज, तो वहां पर भी कंपनी का पैसा खर्च हो सकता है। नेक्स्ट है डेट पेमेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पर जो उन्होंने बोरोड मनी करी थी यानी उधार लिया था उसकी किस्तें भी देनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर भी कंपनी का पैसा जा सकता है। नेक्स्ट है टैक्सेस, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसे टैक्स भी देना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइप जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है डिविडेंड, शेयर बायबैक एक्सेट्रा। क्यों?
क्योंकि डिविडेंड वो पैसा है जो शेयर होल्डर को मिलता है और वो तभी होगा अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट है शेयर बायबैक, यानी कंपनी खुद के शेयर्स खरीद लेती है। ये इसलिए होगा जब कंपनी को लगेगा कि उनके शेयर मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्चुअल में शेयर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और फाइनली है रिटेन्ड अर्निंग, यानी वो वाले पैसे जो कंपनी वापस अपने आप में लगा देती है खुद को एक्सपैंड करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या फिर R&D में। तो इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके काफी काम आएगा। अब जब हम इस डायग्राम को समझ गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 5 स्टेप प्रोसेस से कि हम अच्छी डिविडेंड कंपनीज कैसे खरीदेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप कहता है कि ऐसी कंपनीज की लिस्ट बनाओ जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने कस्टमर्स को डिविडेंड पे कर रही हो। अब हमें से कई लोग सोचेंगे कि इतना लंबा समय 20 सालों तक, तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि कोई कंपनी अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और हमें ये दिखा सकती है कि उसके पास ज्यादा पैसा है जितना कि उसके पास एक्चुअल में है भी नहीं, लेकिन डिविडेंड को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती क्योंकि वो पैसा उसे एक्चुअल में अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डालना पड़ेगा। इसके लिए हम फ्रॉड कंपनीज को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि 7 जनवरी 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज नाम की कंपनी के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने कन्फेस किया था कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट स्टेटमेंट्स को चेंज करवाया था और 14,162 करोड़ रुपए को अकाउंट में मैनिपुलेट किया था। तो सत्यम के एग्जाम्पल से हमें यह पता चल गया कि कंपनी अपने अकाउंट्स को झूठा दिखा सकती है, इसलिए हमने 20 साल का डिविडेंड का प्रोसेस लिया है। एक बार हम ऐसी कंपनीज ढूंढ लेते हैं, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 जो कहता है फिल्टर कंपनीज विद लो वैल्यूएशन। ये रूल कहता है कि हमें इन बेस्ट कंपनीज के स्टॉक भी खरीदने का फायदा तभी है जब ये सस्ते में मिल रहे हों। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इसी कॉन्सेप्ट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा गया है, यानी शेयर का प्राइस देखते रहो और उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। जब शेयर का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाए तब उसे खरीद लो। अब आप बोलेंगे कि कंपनी सस्ती है या महंगी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 3 फेमस मेथड्स हैं। इस बुक में ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं थोड़ा इसमें पीटर लिंच के रूल्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला मेथड है कंपनी सस्ती है या महंगी है। ये पता करने के लिए पहला मेथड ये है कि हम कंपनी के पीई को उसके इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर करेंगे। अब जिन्हें पीई नहीं पता, तो पीई का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी अगर हमें 1 रुपए 1 साल में कमाने हो तो आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसे बैंक के एग्जांपल से समझना आसान होता है। तो मान लीजिए कि बैंक में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करें और आपको बैंक से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5%, यानी 5 रुपए। तो इसका पीई यानी प्राइस हुआ 100 रुपीज और अर्निंग हुआ 5, यानी 100 डिवाइडेड बाय 5 20। तो इसका पीई आया 20, जिसका मतलब हुआ कि हर एक 20 का नोट आपको साल के एंड में 1 रुपया कमा के देगा, दूसरा 20 का नोट 1 और रुपया कमा के देगा एंड सो ऑन। और इन 5 20 के नोट से आपको 5 रुपए मिले। तो हमें ये देखना है कि जिन कंपनीज के शेयर्स हम ले रहे हैं उस कंपनी के शेयर का पीई रेशो उसकी जैसी सिमिलर कंपनीज के कम पीई पे मिल रहा है या नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए हैप्पीएस्ट माइंड्स का पीई उसकी इंडस्ट्रियल कंपनी से कंपेयर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इस कंपनी के हम शेयर्स प्रेफर नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं कि ये कंपनी बुरी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये कंपनी अभी महंगी है। इसको कैलकुलेट करने का नेक्स्ट मेथड आता है पेग रेशो, यानी जो पीई है कंपनी का उसे उसकी अर्निंग ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दो। अगर ये नंबर 1 से कम है तो कंपनी सस्ती है वरना महंगी। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अभी काफी लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन इससे रिलेटेड वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। एक बार हमने ये देख लिया कि कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन अभी सस्ती है, फिर आता है स्टेप नंबर 3 जो कहता है 3 हर्डल्स टू फिल्टर देम, यानी स्टेप 2 में जो कंपनीज आई थी उनके 3 नंबर कैलकुलेट करो। और ये 3 नंबर्स हैं डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड एंड शेयर होल्डर यील्ड। तीनों नंबर्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे। बस इन्हें बहुत सिंपल भाषा में समझना है कि ये नंबर किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड हम निकालते हैं कंपनी अगले साल हमें कितना पैसा पे करने वाली है, डिवाइडेड बाय कंपनी का अभी शेयर प्राइस क्या है। सो लेट्स से कि कंपनी हमें 10 रुपए पर शेयर पे कर सकती है अगले साल और हमें एक शेयर खरीदना है 100 रुपए का, तो इसका डिविडेंड यील्ड बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी 10%। नेक्स्ट है फ्री कैश फ्लो यील्ड। फ्री कैश फ्लो का मतलब है कंपनी का वो वाला पैसा जो अब उसे कहीं भी खर्च नहीं करना है, ना कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसे हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। एक शेयर कितना फ्री कैश फ्लो कमाएगा डिवाइडेड बाय शेयर का करंट प्राइस कितना है। थर्ड नंबर है शेयर होल्डर यील्ड। ये नंबर हमें बताता है कि हम शेयर होल्डर्स को फाइनली कितना पैसा पर शेयर मिलने वाला है। ओके, एक बार जब हमने ये 3 नंबर्स कैलकुलेट कर लिए बची हुई कंपनीज के, फिर आता है स्टेप नंबर 4 जो कि कहता है रैंक द सर्वाइवर्स, यानी पिछले जो 3 नंबर्स हमने कैलकुलेट करे थे हमें उन 3 नंबर का एवरेज लेना है, यानी 3 से डिवाइड करना है और फिर उन्हें रैंकिंग देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जो टॉप की 4 से 5 कंपनीज बचेंगी उस पर हम स्टेप 5 अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ए का डिविडेंड यील्ड है 10%, फ्री कैश फ्लो यील्ड है 4% और शेयर होल्डर यील्ड है 10%, और कंपनी बी की डिविडेंड यील्ड है 6%, फ्री कैश फ्लो यील्ड है 2%
और शेयर होल्डर यील्ड है 6%, तो कंपनी ए का एवरेज आएगा 10 + 4 + 10 डिवाइडेड बाय 3, यानी 24 डिवाइडेड बाय 3 8%। कंपनी बी का एवरेज यील्ड आएगा 6 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 4.666%। तो कंपनी ए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी और कंपनी बी सेकंड प्रेफरेंस। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5 जो कहता है एंटर्स द ह्यूमन। इस 5th स्टेप से पहले सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन अब स्टेप 5 में हमें खुद की समझदारी लगा के चूज करना है कि हम कौन सी कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो 100% गारंटी दे सके कि हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यूज योर कॉमन सेंस एंड डू अदर एनालिसिस इफ यू वांट। तो दोस्तों, इस समरी में डिविडेंड कंपनीज चूज करने के लिए हमने 5 स्टेप प्रोसेस देखा, जिसमें स्टेप 1 था कि वो कंपनीज देखो जो लगातार 20 सालों से डिविडेंड दे रही हो। फिर स्टेप 2 है, इसमें वो कंपनीज चूज करो जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही हो। स्टेप 3 है 3 नंबर को कैलकुलेट करो, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड एंड शेयर होल्डर यील्ड। स्टेप 4 है इनका एवरेज लो और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और फिल्टर होकर जो भी कंपनीज बची हैं, वैसे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी, लेकिन फिर भी आता है स्टेप नंबर 5, खुद डिसीजन लो कि कौन सी कंपनी के